नमस्कार। लॉकडाउन पर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बताते हैं। गृह मंत्रालय ने कहा है कि 4 मई को लॉकडाउन की नई गाइडलाइन आएगी। देश के कुछ डिस्ट्रिक्ट्स को राहत मिलेगी। जिन जिलों में कोरोना के पॉजिटिव केस हैं उन जिलों में लॉकडाउन को अभी भी ऐसे ही रहना पड़ेगा। इससे यह साफ है जहां पॉजिटिव केस हैं वहां कोई राहत नहीं मिलेगी, लेकिन जिन जिलों में, जिन डिस्ट्रिक्ट्स में कोई भी पॉजिटिव केस नहीं है वहां राहत मिल सकती है। यही प्रधानमंत्री का अगला निर्णय हो सकता है, जिसका ऐलान 3 मई को प्रधानमंत्री करेंगे या फिर उससे पहले। लेकिन यह लड़ाई अभी खत्म नहीं होने वाली है। पिछले 110 दिनों से चल रही है और आगे भी चलती रहेगी। 12 बजे से संपूर्ण देश में संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा है। मेरी आपसे प्रार्थना है और मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं कि आप इस समय देश में जहां भी हैं वहीं रहें। हमें ये याद रखना है कि किसी एक की भी लापरवाही, एक की भी लापरवाही पूरे गांव को खतरे में डाल सकती है। इसलिए ढील की जरा भी गुंजाइश नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिर आएंगे। 3 मई के बाद 15 दिन के लॉकडाउन के एक्सटेंशन का प्लान बताएंगे। आपको लग रहा होगा तीसरी बार लॉकडाउन क्यों बढ़ाना पड़ेगा। कोरोना की करंट सिचुएशन की तस्वीर क्या है, तो आपको याद रखना होगा कोरोना के खिलाफ जंग में देश के लिए वक्त बहुत क्रूशियल है। करीब 4 महीने की कठिन तपस्या पूरी हो चुकी है और ये आपके ही प्रयास है कि आज दुनिया में चर्चा हो रही है कि कोरोना को भारत ने किस तरह जवाब दिया है। प्रधानमंत्री के आह्वान पर देश के 130 करोड़ योद्धा 22 मार्च से जंग के मैदान में खड़े हैं, तो नरेंद्र मोदी ने 8 जनवरी से कोरोना के खिलाफ युद्ध शुरू कर दिया और 18 मई तक कोरोना के खिलाफ युद्ध जारी रहेगा। इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं हिंदुस्तान के सभी नागरिक, चाहे वो गांव में हो या शहर में, उन सब तक एक बहुत महत्वपूर्ण संदेश भी देना चाहता हूं। आज 1000 को पार कर चुका मौत का आंकड़ा डराता जरूर है, लेकिन कोरोना युद्ध में हमारी रणनीति, हमारे अस्त्र और शस्त्र, हमारे योद्धाओं ने घुसपैठिए दुश्मनों को चारों ओर से घेर रखा है। अगर ऐसा नहीं होता तो आंकड़े बहुत भयावह होते। आपको लगता होगा सुपर पावर युद्ध में सरेंडर कर गए तो भारत ने कैसे किया। आज दुनिया में भारत की बड़ाई हो रही है तो उसके पीछे है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लड़ाई का अनोखा तरीका। हमें ये ध्यान रखना है कि शारीरिक दूरी, 2 गज की दूरी, ये मंत्र भूलना नहीं है। गांव गांव, घर घर, गली गली, 2 गज की दूरी, ये शारीरिक दूरी, साथ साथ मुंह को फेस कवर, जरूरी नहीं बड़े महंगे वो हो, ऐसा गमछा भी चल जाता है, लेकिन ये लगातार होना चाहिए। या मास्क से ढकना, हाथों की बार बार सफाई की बात हो। आने वाले दिनों में भी हमारे लिए इस बीमारी से बचने का यही बड़ा रास्ता है, यही एक दवाई है। जनवरी में प्रधानमंत्री ने कोरोना युद्ध का पहला अध्याय लिखा। मई में कोरोना युद्ध के अंत का अध्याय लिखा जा सकता है। पूरी कहानी तभी समझ में आएगी जब अब तक लिखे जा चुके एक अध्याय को पढ़ा जाए, एक पन्ने को पलटा जाए, कोरोना को शिकस्त देने की रणनीति की संक्षिप्त व्याख्या की जाए। सबसे पहले कोरोना के पहले अध्याय को पढ़ते हैं। पहला अध्याय युद्ध की रणनीति। गुजरे साल का आखिरी दिन था, यानी 31 दिसंबर 2019। चीन से खबर आई कि किसी वायरस का कहर बरपा है, लेकिन उसके बारे में कुछ अता पता नहीं।
अभी नए साल का एक हफ्ता गुजरा था कि चीन ने बताया कि नए वायरस की पहचान हो गई। चीन से निकली खबर से दुनिया अलर्ट होती, उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फुल एक्टिव हो गए। भारत में दुश्मन से जंग की तैयारी शुरू हो गई। इसे यूं समझिए कि 7 जनवरी को चीन ने दुनिया को बताया और 8 जनवरी से लड़ाई शुरू हो गई। यानी 24 घंटे के अंदर कई केंद्रीय मंत्रियों की हाई लेवल मीटिंग हुई। मीटिंग में डॉक्टर्स और WHO की टीम थी। कोरोना से लड़ाई का ब्लूप्रिंट तैयार हुआ। अदृश्य दुश्मन के खिलाफ लड़ाई शुरू हो गई। लेकिन इस युद्ध में एक ऐसा हथियार भारत के पास था जो आने वाले दिनों में सबसे निर्णायक साबित हुआ। इसे समझने के लिए आपको कोरोना का दूसरा अध्याय पढ़ना होगा। दूसरा अध्याय, भारत में टेस्टिंग। आपको यह पता चलता कि भारत में कोरोना के सैंपल की टेस्टिंग अमेरिका में होती तो कल्पना कीजिए देश का हाल क्या होता। आज अमेरिका की हालत देखकर आप सोचिए कि भारत से भेजे गए सैंपल्स की टेस्टिंग कैसे हो पाती, क्योंकि अमेरिका आत्मसमर्पण की मुद्रा में है। देश को पता ही नहीं चलता कि कौन नेगेटिव है और कौन पॉजिटिव। ऐसा क्यों? इसकी वजह बहुत गौर से समझिए। भारत पहले वायरस की टेस्टिंग के लिए सैंपल अमेरिका भेजता था। अटलांटा के सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल में सैंपल की टेस्टिंग होती थी, लेकिन मोदी सरकार ने यह प्रथा बदली और टेस्टिंग को देश में शुरू किया। जनवरी में जब कोरोना वायरस का खतरा मंडराया, तब देश में पुणे की एक सरकारी लैब में टेस्टिंग मुमकिन थी। चुनौती बड़ी थी, क्योंकि 130 करोड़ की आबादी वाले मुल्क में मरीजों और संदिग्धों की टेस्टिंग सबसे बड़ा संकट था। लेकिन अच्छी बात यह है कि भारत ने अपने रिसोर्सेज और कैपेसिटी का इस्तेमाल किया और कोरोना वायरस के टेस्टिंग सेंटर को 1 से 280 सरकारी लैब तक पहुंचा दिया। 97 प्राइवेट लैब में कोरोना की टेस्टिंग हो रही है। प्राइवेट लैब के 16,000 कलेक्शन सेंटर हैं। आज भारत 45,000 से 50,000 टेस्ट रोज कर रहा है और आने वाले दिनों में भारत की टेस्ट कैपेसिटी 1 लाख रोजाना हो जाएगी। टेस्टिंग की रणनीति एकदम क्लियर है और उस टेस्टिंग के लिए ट्रेसिंग का सर्विलांस सिस्टम बहुत सॉलिड है और कारगर भी। देश भर में 10 लाख लोगों की निगरानी, देश भर में डोर टू डोर स्क्रीनिंग, विदेशों से आने वाले सभी लोगों पर पैनी नजर। जीवन की सच्ची शिक्षा की कसौटी, उसकी परीक्षा संकट के समय ही होती है। अगर आप प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट में हैं, चारों तरफ से संभले हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई कष्ट नहीं है, तो आप में सामर्थ्य है कि नहीं, इसका पता ही नहीं चलता। बहुत देखरेख भरे माहौल में सच्ची शिक्षा का पता कभी नहीं चलता, सच्चे सामर्थ्य का भी पता नहीं चलता है। अध्याय 3, नो रिस्क। प्रधानमंत्री के दिमाग में कोई कंफ्यूजन नहीं है। देश में पहला कोरोना केस जनवरी में, दूसरा केस फरवरी में आया, लेकिन मोदी ने वक्त रहते संक्रमण को रोकने के मैनेजमेंट को जरूरत से ज्यादा सख्त रखा, क्योंकि प्रधानमंत्री को पता था दुनिया के सबसे बेहतर हेल्थ केयर वाले मुल्क एकदम लाचार और बेबस हैं। तो भारत किसी भी तरह का जोखिम नहीं उठा सकता। यानी भारत को टाइमली परफेक्ट डिसीजन लेने हैं। WHO कोरोना को महामारी घोषित करता उससे पहले ही प्रधानमंत्री ने कोविड के लिए ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स का गठन किया। यहां तक कि कई पावर कमेटियां बनाई गई। तमाम कवायद के पीछे का आइडिया यही है कि अदृश्य दुश्मन से निपटने में कोई कसर नहीं छोड़नी। यह तभी मुमकिन था जब कोरोना के ट्रांसमिशन चेन को ब्रेक किया जाता, संदिग्ध लोगों को वक्त रहते ट्रेस किया जाता, ट्रेस करने के बाद टेस्ट और पॉजिटिव आने के बाद देश के कोने कोने तक कोरोना के मरीजों को अच्छा ट्रीटमेंट। इसी फॉर्मूले पर मोदी ने कोरोना को हराने की रणनीति बनाई। हर एक कदम सही दिशा में बढ़े, लिहाजा दुनिया के उन सभी मॉडल की स्टडी की गई जो सबसे कारगर हथियार साबित हो सकता था। प्रधानमंत्री ने उसी प्लान को लागू कर दिया। अध्याय 4, लॉकडाउन। 22 मार्च को जनता कर्फ्यू कोरोना के खिलाफ युद्ध का सामूहिक शंखनाद हुआ, जबकि 25 मार्च से 14 अप्रैल तक 21 दिन के लॉकडाउन में पूरा देश शामिल हो गया। लॉकडाउन ही एक विकल्प है जो कोरोना के संक्रमण को काबू कर सकता है। यही वजह है कि लॉकडाउन का असर दिखा और प्रधानमंत्री ने लॉकडाउन की मियाद बढ़ा दी
और अब कोरोना वायरस के खात्मे के लिए तीसरे लॉकडाउन का ऐलान प्रधानमंत्री करने वाले हैं। कुछ आंकड़ों को देखकर आपके दिमाग में लॉकडाउन की तस्वीर पूरी तरह साफ हो जाएगी। लोकेशन ऑफ एनिमी यानी कोरोना का एड्रेस ट्रेस। 300 जिलों में कोरोना की एंट्री नहीं, 300 जिलों में कोरोना के 5 से कम केस, 128 हॉटस्पॉट जिलों में कोरोना को हराना है। कोरोना का डबलिंग रेट देश में 11 दिन हुआ। इतना बड़ा संकट आया, इतनी बड़ी वैश्विक महामारी आई, लेकिन इन 2-3 महीनों में हमने ये भी देखा है कि भारत का नागरिक सीमित संसाधनों के बीच अनेक कठिनाइयों के सामने झुकने के बजाय उससे टकरा रहा है, लोहा ले रहा है। ये सही है कि रुकावटें आ रही है, परेशानी हो रही है, लेकिन संकल्प का सामर्थ्य दिखाते हुए नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ते हुए, नए नए तरीके खोजते हुए देश को बचाने का और देश को आगे बढ़ाने का काम निरंतर जारी है। आज कोरोना की रणभूमि में सोशल डिस्टेंसिंग और लॉकडाउन के रिजल्ट बहुत अच्छे हैं, तो दूसरी ओर प्रधानमंत्री मोदी हर हालत से निपटने के लिए तैयार हैं, क्योंकि जंग जारी है। अध्याय 5, तैयार हैं हम। युद्ध किस स्तर पर लड़ा जा रहा है, इसे आप भारत की तैयारी को देखकर समझ सकते हैं। आपको याद होगा, चीन से डिफेक्टिव एंटीबॉडी टेस्ट किट आई तो उन्हें लौटा दिया गया। आपको लगता होगा कि विदेशों से आने वाली किट की क्या गारंटी है, तो इसकी गारंटी मेक इन इंडिया किट है। कोरोना टेस्ट करने वाली आरटी-पीसीआर भारत में तैयार, सर्विलांस करने वाली रैपिड एंटीबॉडी किट भारत में तैयार। 106 भारतीय मैन्युफैक्चरर पीपीई की सप्लाई कर रहे हैं। विदेश के मुकाबले देश में सस्ते वेंटिलेटर बनकर तैयार। फार्मा कंपनियां देश से विदेश तक दवाओं की सप्लाई कर रही हैं। लड़ाई बहुत मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं। यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार कह रहे हैं, सावधानी हटेगी तभी दुर्घटना घटेगी। कोरोना संकट ने अपना सबसे बड़ा संदेश, अपना सबसे बड़ा सबक हमें दिया है, हमें सिखाया है और एक प्रकार से उस रास्ते पर चलने के लिए हमारा दिशा निर्देश किया है। और वो रास्ता क्या है, वो दिशा क्या है, इस कोरोना संकट से हमने अनुभव में पाया है कि अब हमें आत्मनिर्भर बनना ही पड़ेगा। आप समझ गए होंगे कि कोरोना को लेकर पैनिक सिचुएशन नहीं है, बस हमें अलर्ट रहना है। हम जितना अलर्ट रहेंगे उतनी जल्दी कोरोना की हार होगी।